हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू दिव्य करियर। सो स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे आपका CAIIB, जिसमें आपका पेपर 2 BFM जो सबसे डिफिकल्ट पेपर लगता है स्टूडेंट्स को, तो उसके साथ हम लोग स्टार्ट करेंगे फॉर द CIB दिसंबर 2026 एग्जाम प्रिपरेशन। इसमें हम लोग मॉड्यूल है यूनिट 1 विच इज एक्सचेंज रेट्स एंड फॉरेक्स बिजनेस। तो यूनिट 1 से स्टार्ट करेंगे पूरा। आज के सेशन में हम लोग यूनिट 1 बेस्ड जो इम्पोर्टेंट थ्योरी है पार्ट है उसको समझेंगे, और नेक्स्ट सेशन में हम लोग यूनिट 1 के इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स जो कि एग्जाम में बहुत आते हैं उनको करेंगे। सो नेक्स्ट सेशन में हम लोग न्यूमेरिकल्स कवर करने वाले हैं। सो सेशन को पूरा एंड तक देखिएगा, क्योंकि ये सेशन आपका एक बेस रेडी भी करेगा कि किस तरीके से आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करने में आसानी रहेगी, क्योंकि BFM का जो पेपर होता है उसमें 45 to 50% सिर्फ आपके न्यूमेरिकल्स ही आते हैं, तो बहुत ही डिफिकल्ट और एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट हो जाता है आप सभी के लिए। सो सेशन स्टार्ट करने से पहले चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको टाइमली नोटिफिकेशंस मिले सारे वीडियोस का। और इन सभी वीडियोस की पीडीएफ के लिए, CIB रिलेटेड अपडेट्स के लिए, क्विजेस के लिए हमारा टेलीग्राम का ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। आई हैव शेयर्ड द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग आज के सेशन के साथ। जैसे कि ये आपका चैप्टर ही है बेस्ड ऑन फॉरेन एक्सचेंज। एक्चुअली जो आपका मॉड्यूल ए है वो पूरा इसी पर ही बेस्ड है, इंटरनेशनल बिजनेस पर बेस्ड है। तो सबसे पहले हमें ये टर्म जो फॉरेन एक्सचेंज है उसका क्या मीनिंग होता है उसको समझने की जरूरत है। तो फॉरेन एक्सचेंज पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, इट इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 ऑफ FEMA एक्ट, क्योंकि सबसे पहले तो किसी भी क्वेश्चन बन सकता है कि कहां पर डिफाइंड है। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट उसके सेक्शन 2 में आपका ये टर्म फॉरेन एक्सचेंज डिफाइंड है। तो फॉरेन एक्सचेंज का मतलब क्या होता है? फॉरेन एक्सचेंज का सिंपली सा मतलब हो गया आपकी क्या, फॉरेन करेंसी। अब ये जो फॉरेन करेंसी है इसमें सिर्फ और सिर्फ हम लोग का मतलब करेंसी से ही नहीं मतलब है, फॉरेन करेंसी तो इसके अंदर में आ ही जाएगी, साथ में कोई भी डिपॉजिट, क्रेडिट्स, जो भी बिजनेस पे कर रही है इन द फॉरेन करेंसी, कोई भी ड्राफ्ट, ट्रैवलर चेक, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ओके, विच मे बी ड्रॉन इन इंडियन करेंसी बट इफ इट इज पेबल इन द फॉरेन करेंसी दैट इज टर्म्ड एज फॉरेन एक्सचेंज। अब हर कंट्री के पास क्या है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर अंडरटेकिंग इंटरनेशनल ट्रेड ट्रांजेक्शंस। हर कंट्री की देखिए सेल्फ सफिशिएंट नहीं होती है, इंडिया भी काफी सारी चीजें हैं जो इंपोर्ट करती है बहुत सी अदर कंट्रीज के साथ से, तो वहां उसके पेमेंट के लिए फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स होने बहुत इंपॉर्टेंट है। Foreign exchange is all the claims which are payable abroad, whether consisting of funds held in the foreign currency with the banks abroad or the bills of exchange which are payable abroad। तो आप क्या होता है जो इसमें ट्रांसफर्स करते हो, तो वो बैंक्स क्या होता है TT ट्रांसफर भी करता है, जिसको हम लोग टेलीग्राफिक ट्रांसफर कहते हैं, जहां पर स्विफ्ट मोड का यूज किया जाता है फॉर द इंटरनेशनल फंड ट्रांसफर। और दूसरा आप देखते हो जहां पर TT रेट यूज होता है, दूसरा आप देखते हो बैंक्स क्या यूज करती है, बिल बाइंग रेट, बिल सेलिंग रेट। तो बिल्स रेट कब यूज होते हैं, जब लेटर्स ऑफ क्रेडिट वगैरह यूज होते हैं, तो मैनुअल डॉक्यूमेंट्स जब बैंक हैंडल करती है तो वहां पर आपकी बिल रेट्स यूज होते हैं। तो आप जब जब न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन भी करोगे तो कहीं आप देखोगे TT रेट वर्ड यूज हुआ रहेगा, कहीं पर बिल बाइंग रेट, बिल सेलिंग रेट, बिल रेट यूज हुआ रहेगा। TT से मतलब है जहां पर हम लोग फॉरेन करेंसी डायरेक्टली ट्रांसफर कर रहे हैं थ्रू द इलेक्ट्रॉनिक मोड यूजिंग स्विफ्ट, और बिल रेट्स वहां पर यूज होगा। जैसे अगर सेलिंग की बात करें तो वहां पर लोअर रेट बैंक ज्यादातर कोट करती है, क्योंकि वहां पर बैंक्स के मैनुअल डॉक्यूमेंट्स भी हैंडल कर रही है, तो वो थोड़ा सा कॉस्टली पड़ जाता है। ओके, then foreign exchange transaction is a contract to exchange the funds in one currency for the funds in another currency at an agreed rate and on the arranged basis। अब देखिए जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं फॉरेन एक्सचेंज रिलेटेड बिटवीन द बायर्स एंड सेलर्स, जिसको कि हम लोग चलिए इंपोर्टर एक्सपोर्टर बोल सकते हैं, वो दो तरीके से हो सकते हैं। इट कैन हैपन OTC based transaction, it can be an exchange traded transactions। OTC का मतलब होता है over the counter, which is like a private negotiation you can say between the two parties and there is no involvement of the exchange here। दूसरा होता है एक्सचेंज ट्रेडेड ट्रांजेक्शंस, जो कि स्टैंडर्डाइज्ड कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, तो जो एक्सचेंज बेस्ड रूल्स होंगे उनको फॉलो किया जाएगा कि कितना लॉट का एक ट्रांजेक्शन हो सकता है, क्या सेटलमेंट डेट होगी, सो दैट इज एक्सचेंज बेस्ड। तो फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन जो कि एक कॉन्ट्रैक्ट हो गया जिसमें कि दो पार्टीज एंटर करती है, ओके, टू एक्सचेंज द फंड्स टू सेटल द ट्रेड्स।
Now exchange rate is what? Exchange rate denotes the price or the ratio or the value at which one currency is exchanged for another currency. जैसे कि सपोज से एग्जांपल दिया है $1 इज इक्वल टू INR, आप मान के चलिए, जैसे इसमें सपोज एग्जांपल दिया 82.42। तो ये क्या है? ये एक्सचेंज रेट है, मतलब $1 पे हमें 82.42 रुपीज आ सकते हैं। ओके, ये इसका वैल्यू है। डिफरेंट करेंसीज के अब देखिए डिफरेंट वैल्यू होते हैं डिपेंडिंग अपॉन वेरियस फैक्टर्स। अब ये अगर $, मान लीजिए ये चेंज होकर आपका हो जाता है 82.62, तो ये क्या डिपिक्ट करता है? ये डिपिक्ट करता है कि जो हमारी इंडियन रुपी है वो क्या हो गई? डेप्रीशिएट हो गई, डेप्रीशिएशन हो गया उसमें। ओके, जहां पर $1 का रेट सिर्फ 82.42 था, अब वो ज्यादा हो गया, इसका मतलब हमारी करेंसी क्या हो गई? वीक हो गई, डेप्रीशिएट हो गई। अब हमें 82.62 रुपीज देना पड़ेगा टू परचेज जस्ट $1। जहां हमें पहले 82.42 रुपीज देना पड़ रहा था टू परचेज $1, अब हमें ज्यादा रुपए खर्चा करने पड़ रहे हैं टू परचेज सेम यूनिट ऑफ द फॉरेन करेंसी। ओके, तो ये क्या होते हैं? ये एक्सचेंज रेट्स होते हैं, जो कि डायरेक्ट कोट, इनडायरेक्ट कोट होते हैं, और साथ में आपके क्रॉस रेट्स भी होते हैं। ये क्या है? डायरेक्ट रेट है, जहां पर हमारी जो फॉरेन करेंसी है दैट इज इन द पर यूनिट, जहां पर है ये 1 यूनिट पे दिखा रही है। ओके, तो जहां पर ये बताता है हाउ मच इंडियन रुपीज यू आर रिक्वायर्ड टू परचेज 1 यूनिट ऑफ फॉरेन करेंसी, दैट इज अ डायरेक्ट कोट, जो अभी हम आगे चलकर इसमें पढ़ने भी वाले हैं। So number of units of one currency which is exchanged for a given number of units of another currency is called a exchange rate। ठीक है, तो ये तो सिंपल सा टर्म है जो आप सबको आए हो, पता भी होगा पहले से। देन हम लोग बात कर लेते हैं अबाउट फॉरेन एक्सचेंज मार्केट्स। अब जो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट्स है जहां पर ये फॉरेन करेंसी की ट्रेडिंग हो रही है, ओके, तो ये आप इसकी कोई ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज है नहीं। Okay, it is a communication system based market with no boundaries, operates around the clock between the countries in different time zones in which various countries are located। इंडिया की बात करें तो उसमें अलग टाइमिंग है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के ऑपरेशन की, उनकी टाइमिंग्स अलग है। अब आप देखते हो डिफरेंट जो कंट्रीज है डिफरेंट टाइम जोन्स पे लोकेटेड है, तो उनकी टाइमिंग्स अलग हो जाती है। तो एक तरीके से ये 24 आवर्स इस तरीके से आप बोल सकते हो ऑपरेट करता है इंटरनेशनल बेसिस पे। इंडिया में नहीं 24 आवर्स करेगा, उसकी फिक्स टाइमिंग है जो अभी हम देखेंगे भी। नाउ टॉकिंग अबाउट द मेजर पार्टिसिपेंट्स इन द फॉरेक्स मार्केट्स, तो देखिए कौन कौन से मेजर पार्टिसिपेंट्स है। सबसे पहले तो सेंट्रल बैंक्स आ जाते हैं ऑफ डिफरेंट कंट्रीज। इंडिया की बात करें तो हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सेंट्रल बैंक है। अब वो फॉरेक्स मार्केट में क्या काम करता है? इसका मेन काम है टू मैनेज द फॉरेक्स रिजर्व्स। हमारे पास सफिशिएंट फॉरेक्स रिजर्व्स होने चाहिए सो दैट वी कैन मीट अवर इंपोर्ट बिल्स। अब ये देखिए जब हमारा करेंसी क्या होता है? डेप्रिशिएट होता है, तो ये आरबीआई इंटरवेन करता है फॉरेक्स मार्केट में बाय परचेजिंग इंडियन रुपीज एंड सेलिंग $। ये तब करेगा जब हमारा इंडियन रुपी क्या हो रहा है? बहुत ज्यादा वीक हो रहा है, डेप्रिशिएट हो रहा है, तो उसको फर्दर डेप्रिशिएशन से बचाने के लिए क्या करेगा? उसकी डिमांड क्रिएट करेगा, तो $। को सेल करेगा और इंडियन रुपी को परचेज करेगा। वैसे ही तो इसको जिससे इसमें स्ट्रेंथन हो जाए। साथ में एक्सपोर्ट्स को बूस्ट करने के लिए क्या किया जाता है? रुपी डेप्रीशिएट होगा तो एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिव होते हैं हमारे मार्केट में, उस केस में क्या कर सकता है? इंडियन रुपी को सेल करके $। को परचेज करता है। तो इस तरीके से ये भी एक एक्सचेंज रेट को जो बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी ना हो इंडियन रुपी में, ओके, एक थोड़ी स्टेबिलिटी बनी रहे, उसके लिए आरबीआई फॉरेक्स मार्केट में इंटरवेन करता है बाय परचेजिंग एंड सेलिंग द इंडियन रुपीज अगेंस्ट $। तो सेंट्रल बैंक एक मेजर पार्टिसिपेंट है जिसका मेजर काम है कि जो होम करेंसी की वैल्यू है वो बहुत ज्यादा वोलेटाइल ना हो, उसमें एक स्टेबिलिटी आ सके। दूसरा जो डिफरेंट कमर्शियल बैंक्स है ऑफ कोर्स वो काम करते हैं करेंसीज को एक्सचेंज करने का काम करते हैं, जो उनके डिफरेंट क्लाइंट्स आते हैं, कस्टमर्स आते हैं, साथ में वो इन्वेस्टमेंट भी करते हैं क्लाइंट्स के बेसिस पे। ऑफ कोर्स एक्सचेंज ऑफ करेंसीज का तो काम करते ही है, साथ में दूसरा इनका काम क्या होता है? ये लोग भी फॉरेक्स मार्केट में इन्वेस्टमेंट करती है बैंक्स, ओके।
उनके अपने असेट लाइबिलिटीज को मैनेज करने के लिए, हेजिंग करने के लिए, इनकी डिफरेंट ओपन पोजीशंस होती है उनको हेज करने के लिए, तो कमर्शियल बैंक एक इंपॉर्टेंट पार्टिसिपेंट्स हो गई। देन इन्वेस्टमेंट फंड्स, इन्वेस्टमेंट बैंक्स होते हैं जो अगेन इन्वेस्टमेंट्स का काम करते हैं, हेजिंग का काम करते हैं। फॉरेक्स ब्रोकर्स होते हैं जो मिडिलमैन का काम करते हैं बिटवीन द डिफरेंट पार्टिसिपेंट्स। बड़े कॉरपोरेशंस, बड़े कंपनीज हो गए जो कि इन्वेस्टमेंट करते हैं डिफरेंट कंट्रीज में, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं। और अदर इंडिविजुअल्स हो गए जो कि फॉरेक्स मार्केट्स में अगेन पार्टिसिपेट करते हैं फॉर डूइंग द ट्रेडिंग, इन्वेस्टमेंट, ओके, या फिर उनको रेमिटेंस करना है बाहर पैसा फॉर द बिजनेस पर्पस, फॉर द एम्प्लॉयमेंट, फॉर द एजुकेशन, फॉर द ट्रैवल। ओके, तो इस तरीके से ये सब डिफरेंट क्या हो गए, पार्टिसिपेंट्स हो गए जो पार्टिसिपेट करते हैं फॉरेन एक्सचेंज मार्केट्स में। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट द ऑपरेटिंग आवर्स ऑफ इंडियन फॉरेक्स मार्केट। अब देखिए, वैसे तो फॉरेक्स मार्केट इंटरनेशनली 24 आवर्स ऑपरेट करता है बिकॉज ऑफ द लोकेशन ऑफ डिफरेंट कंट्रीज इन डिफरेंट टाइम जोन्स। तो अभी न्यूयॉर्क में अगर मार्केट ओपन होने का समय होता है तो इंडिया में क्लोज होने का समय हो जाता है, ठीक है, तो वैसे 24 आवर्स ऑपरेट करता है। बट अगर हम लोग इंडियन फॉरेक्स मार्केट की बात करते हैं, ओके, तो वैसे ये जो मार्केट्स होते हैं दे ऑपरेट ग्लोबली फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे, हर जगह होता है, सैटरडे संडे सब जगह ऑफ होता है। इट्स एक्सक्लूड्स द वीकेंड्स और पब्लिक हॉलीडेज। अब डिफरेंट मार्केट्स में, डिफरेंट कंट्रीज में डिफरेंट पब्लिक हॉलीडेज होती है। अपने यहाँ 15 अगस्त को पब्लिक हॉलीडे है, तो न्यूयॉर्क में तो 15 अगस्त को होगी नहीं, ठीक है। सो ट्रेडिंग आवर्स जो है ऑन द इंडियन एक्सचेंजेस आर रेगुलेटेड एंड फिक्स्ड। इंडियन रूपी पेयर्स का जो ट्रेडिंग होता है, जैसे डायरेक्ट अगर यूएसडी आईएनआर या यूरो आईएनआर ट्रेडिंग हो रहा है, सो उसका आपका ट्रेडिंग आवर्स है 9 AM टू 5 PM। और क्रॉस करेंसी पेयर्स जैसे यूरो यूएसडी, ग्रेट ब्रिटेन पाउंड यूएसडी, इसका जो ट्रेडिंग आवर्स है दैट इज 9 AM टू 7:30 PM। ये चीज डायरेक्टली बुक में मेंशन नहीं है बट इंपॉर्टेंट है, इससे आपके क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, तो ये आपको पता होना चाहिए। देखिए, ऑल ओवर द वर्ल्ड आपके जो फॉरेक्स मार्केट्स हैं वो ओपन होते हैं, ऑपरेट होते हैं मंडे टू फ्राइडे, सैटरडे संडे हॉलीडे होती है और साथ में डिफरेंट कंट्रीज की डिफरेंट पब्लिक हॉलीडेज होती हैं, तो उस दिन सेटलमेंट नहीं होता। अगर हॉलीडे पड़ गई तो नेक्स्ट डे सेटलमेंट किया जाता है। बल्क ऑफ फॉरेक्स मार्केट्स आर ओटीसी, मीनिंग द ट्रेड्स आर कंक्लूडेड थ्रू टेलीफोन और अदर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम। अब जैसे हमने बताया फॉरेक्स मार्केट्स क्या होता है, ओटीसी होते हैं, एक्सचेंज ट्रेडेड भी होते हैं, जहाँ पे एक्सचेंज भी आ जाती है बिटवीन द टू पार्टीज। तो जहां पर क्या होता है, एक तरीके से रिस्क कम हो जाता है और वो सेटलमेंट को इंश्योर करती है। बट मेनली जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं दैट हैपेंस ओवर द काउंटर वेयर देयर इज अ प्राइवेट नेगोशिएशन टेक्स प्लेस बिटवीन द टू पार्टीज थ्रू एनी इलेक्ट्रॉनिक मीडियम। Now these are the characteristics of forex markets. पहला, it is a 24-hour market which is operating active globally day and night. Continuous operations take place in different time zones. Then there is no specific location of the forex market की specifically कहीं एक place पे located है, कोई geographical boundaries नहीं है इसकी। Okay, there is no physical trading floor. Okay, ये आपका एक तरीके से electronically function कर रहा है, it is functioning on a decentralized network mode. Next, it can be an OTC market, it can be an exchange driven. OTC है, there would be a bank to bank direct deals that will take place between the two banks, private negotiation will take place. और exchange है तो वहां पर आपका derivatives या future organized exchange आ जाएगा, who would ensure the settlement guarantee, there would be standardized lots. Okay, it support large capital flows, तो जो large इंटरनेशनल ट्रेड्स होते हैं उसको सपोर्ट करने के लिए ऑफ कोर्स एक आपका लिक्विड और डेट फॉरेक्स मार्केट की जरूरत है। सो इट फैसिलिटेट्स ग्लोबल ट्रेड्स, हैंडल बिलियंस ऑफ ट्रेड डेली, हेल्प्स इन द कॉर्पोरेट एंड इन्वेस्टमेंट फ्लोस। देन इट इज हाईली लिक्विड मार्केट, बहुत ही ज्यादा हैवी बाइंग एंड सेलिंग होती रहती है, इसमें हैवी ट्रेडिंग होती रहती है, तो इट इज अ लिक्विड मार्केट। हाई वॉल्यूम ऑफ ट्रेड टेक प्लेस, हाई रेट फ्लक्चुएशंस, साथ में मार्केट में वोलेटिलिटी काफी हाई रहती है, काफी ज्यादा चेंजेस होते रहते हैं डिपेंडिंग अपॉन द डिमांड एंड सप्लाई ऑफ द वेरियस करेंसीज। सेटलमेंट्स आर अफेक्टेड बाय डिफरेंट टाइम जोन्स। अब वही है, लंदन, न्यूयॉर्क, टोक्यो, सबका क्या अपना अलग अलग टाइम जोन्स पे लोकेटेड है, उसकी वजह से सेटलमेंट्स होते हैं वो डिफरेंट टाइम पीरियड में होते हैं। देयर इज अ डिफरेंट क्लियरिंग टाइम फॉर द
transaction to be completed. Then forex market is also affected by the government policies and controls. So हमने जैसे बताया था सेंट्रल बैंक इंटरवेंशन, जैसे आरबीआई हमने बताया था अगर करेंसी अपनी वीक हो रही है तो उसको सपोर्ट करने के लिए, उसको स्ट्रेंथन करने के लिए आरबीआई इंटरवेन करती है फॉरेक्स मार्केट में, जहां पर वो परचेज करती है इंडियन रुपी को, सेल करती है यूएस डॉलर को. देन अगेन टू सपोर्ट द एक्सपोर्ट ट्रेड, ओके, इट में सेल द इंडियन रुपी जिससे वो थोड़ा डेप्रिशिएट होता है. ओके, और या फिर इंपोर्ट बिल्स हैं उनको सेटल करना है तो उसके लिए फॉरेन करेंसी चाहिए रहती है. देन फॉर दैट आल्सो इट इज रिक्वायर्ड टू परचेज द यूएस डॉलर. तो एक तरीके से हम एक्सचेंज रेट वोलेटिलिटी कम हो, एक थोड़ा स्टेबिलिटी बना रहे इंडियन रुपी में, तो उसके लिए सेंट्रल बैंक भी समय समय पर फॉरेक्स मार्केट में क्या है, इंटरवेन करती है. देयर आर मॉनेटरी एंड कैपिटल कंट्रोल्स विच आर देयर. अब जैसे इंडिया में क्या है, फुल करेंट अकाउंट ट्रांजेक्शन अलाउड है आपके विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शंस, बट कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शंस की बात करें तो वहां पे रिस्ट्रिक्शंस है काफी. सो देयर इज अ पार्शियल कन्वर्टेबिलिटी, उसको वर्ड है जिसको कहते हैं पार्शियल कन्वर्टेबिलिटी. वहीं क्या करेंट अकाउंट ट्रांजेक्शंस में फुल कन्वर्टेबिलिटी. करेंट अकाउंट ट्रांजेक्शंस क्या हो गए, जहां पर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हो या आप पैसे को रेमिट कर रहे हो फॉर द फॉरेन ट्रैवल पर्पस, एजुकेशन, स्टडी अब्रॉड. करेंट अकाउंट ट्रांजेक्शंस होते हैं लाइक इन द फॉर्म ऑफ इनकम एंड एक्सपेंसेस, जो एक तरीके से पीएल स्टेटमेंट को इम्पैक्ट करता है. कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शंस होते हैं विच आर इन द फॉर्म ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज, जहां पे हम बात कर रहे हैं टेकिंग लोन्स, गिविंग लोन्स, डूइंग द इन्वेस्टमेंट्स इन कंट्री, तो वो फुल बेसिस पे अलाउड नहीं है बिकॉज अदरवाइज इट विल लीड टू हाई फ्लाइट ऑफ कैपिटल फ्रॉम आवर कंट्रीज ऑल्सो. तो उससे बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी आ जाएगी, इसलिए उसमें कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शंस में रिस्ट्रिक्शंस है, फुल कन्वर्टेबिलिटी अलाउड नहीं करती है अभी भी इंडियन गवर्नमेंट. करेंट अकाउंट ट्रांजेक्शन जहां आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए करेंसी को कन्वर्ट करना है, आपको बाहर फॉरेन ट्रैवल करना है बिजनेस पर्पस के लिए, स्टडी पर्पस के लिए, एजुकेशन पर्पस के लिए, उसमें फुल कन्वर्टेबिलिटी अलाउड है. तो ये भी करेक्टरिस्टिक्स है जो इंपॉर्टेंट है, जो आपको पता होनी चाहिए. नाउ वी विल टॉक अबाउट एक्सचेंज रेट मैकेनिज्म. तो ये देखिए डिफरेंट सेटलमेंट मोड्स है जिस तरीके से फंड सेटल होता है फॉरेक्स मार्केट में. पहला जिसको हम लोग कहते हैं रेडी और कैश सेटलमेंट, मतलब इसका फंड सेटलमेंट हो जाएगा ऑन द सेम डे विच इज T+0 डे. मतलब अगर ये आज ट्रांजेक्शन हुआ है मंडे को, तो मंडे को ही सेटलमेंट भी हो जाएगा, सेम डे सेटलमेंट. टर्म होता है ऑन अ T+1 डे बेसिस. तो अगर आपका मंडे को डील हुआ है, मंडे को डीलिंग डेट हुआ है, तो ट्यूसडे को आपको क्या होगा, सेटलमेंट होगा फंड्स का. सो इट हैपेंस ऑन द नेक्स्ट वर्किंग डे. स्पॉट सेटलमेंट मेनली होते हैं फॉरेक्स. जब हम लोग ट्रांजेक्शंस की बात करते हैं, क्वेश्चंस भी करेंगे, तो उसमें सब स्पॉट रेट ही आपको दिया रहता है, क्योंकि जो भी ट्रांजेक्शन सेटलमेंट होता है दैट यूजुअली टेक प्लेस ऑन द स्पॉट रेट बेसिस. ओके, सो T+2 बेसिस इसी पे ही मेनली होता है. मतलब अगर मंडे को आपकी डीलिंग हुई है, कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, तो वेडनेसडे को जाके फंड सेटलमेंट होगा. और फॉरवर्ड होता है आफ्टर T+2. ओके, आफ्टर T+2 के बाद कभी भी वो T+3, T+7, T+14 कुछ भी हो सकता है. सो एनी डे आफ्टर द स्पॉट डेट, उसको हम लोग कहते हैं फॉरवर्ड डील. ओके, अब इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट नोट है जो आपको याद रखना है. That is, banks need to ensure the settlement date of deal is a working day for the markets and not the Saturdays or the Sunday or any public holidays. Intervening Saturdays and Sunday will postpone the settlement day to the next working day. ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस पे से भी आपके क्या है, डायरेक्ट क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, जिसमें कुछ इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जा सकता है. मान लीजिए कोई भी एक डेट दी है जिस दिन मान लीजिए मंडे पड़ रहा है सपोज, ठीक है, और पूछा है इसका नेक्स्ट सेटलमेंट कब होगा. मान लीजिए कोई भी डेट दे दिया है, ये 1 जनवरी है, वर्किंग डे है, मान के चल रहे हैं हर मार्केट में इस दिन आपकी डील हुई है. फिर इन्होंने लिख दिया कि 4 जनवरी को क्या है, दूसरा जो मार्केट है जैसे यूएस डॉलर के लिए मान लीजिए न्यूयॉर्क मार्केट है, ओके, बाहर का फॉरेक्स मार्केट है दूसरी कंट्री का, वहां पर पब्लिक हॉलीडे है. फिर मान लीजिए उसमें लिख दिया कि 5 जनवरी को क्या पड़ रहा है, आपका सैटरडे पड़ रहा है. ओके, हाइपोथेटिक एग्जांपल है. 6 को क्या है, संडे पड़ रहा है. इस तरीके से लिखा हुआ है. अब पूछेंगे कि सेटलमेंट कब होगा, तो आपको पहली चीज क्या देखनी है, ये स्पॉट का अगर क्वेश्चन दिया है तो हमारा सेटलमेंट होता है मिनिमम T+2 डेज बेसिस पे होता है. सो 1 जनवरी को हमारी कॉन्ट्रैक्ट की डीलिंग हुई है, तो सेटलमेंट
वेडनेसडे से पहले नहीं हो सकता, अब ट्यूसडे को चाहे जो भी हो T+2 डे पे होगा, यानी कि हमारा आंसर वेडनेसडे होना चाहिए था। ओके, यानी कि T+2 में आपका होना चाहिए था, बट इसमें हमने देखा कि नेक्स्ट डे इसको फोर्थ नहीं, इसको चलिए थर्ड मान लीजिए, इसको फोर्थ मान लीजिए और इसको फिफ्थ। तो हमने देखा अगर इसका सेटलमेंट हमारा 3 जनवरी को होना था, बट 3 जनवरी को क्या है, पब्लिक हॉलीडे है, तो नहीं हो पाएगा। 4 जनवरी को अब हो जाएगा नेक्स्ट वर्किंग डे, बट 4 जनवरी को सैटरडे पड़ रहा है, अगेन नहीं हो पाएगा। 5 जनवरी को संडे पड़ गया, अगेन नहीं हो पाएगा। तब कब होगा, जाकर 6 जनवरी को होगा। ओके, तो इस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में जो आपको करने रहते हैं। ओके, 1 जनवरी मंडे नहीं है, ठीक है, इसके हिसाब से मान लीजिए अगर ये सैटरडे है, ये संडे है, या फ्राइडे है, तो हम ये मान के चल रहे हैं 1 जनवरी को हमारा क्या था, थर्सडे था। ओके, थर्सडे क्या, वेडनेसडे था, सॉरी, 1 जनवरी हमारा क्या था, वेडनेसडे था, और स्पॉट बेसिस पे फ्राइडे को सेटलमेंट हो जाना चाहिए था T+2 पे, बट 3 जनवरी फ्राइडे को क्या आ रहा था, पब्लिक हॉलीडे आ रहा था, तो नहीं हो पाया। उसके बाद सैटरडे संडे आ गया, तो नहीं हो पाया। तो अब ये 1 जनवरी जो वेडनेसडे को डील हुई है, इसका सेटलमेंट कब होगा, मंडे को होगा, विच इज 6 जनवरी। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं। तो बस ये आपको पता होना चाहिए कि एक तो कौन सा रेट लिखा है, अगर स्पॉट रेट लिखा है तो T+2 बेसिस पर होगा, बट तभी होगा अगर कोई पब्लिक हॉलीडे या सैटरडे संडे बीच में नहीं आ रहे हैं। अगर आ रहे हैं तो नेक्स्ट वर्किंग डे पे किया जाएगा। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट द फॉरवर्ड मार्जिन। अब देखिए, हर रेट्स जो होते हैं वो कोट होते हैं, स्पॉट रेट्स होते हैं, क्योंकि जो ट्रांजेक्शन्स होता है मेनली इट हैपेंस ऑन द स्पॉट बेसिस, दैट इज T+2। साथ में उसमें फॉरवर्ड रेट्स भी मेंशन होते हैं, जहां पर या तो करेंसी प्रीमियम पे ट्रेड कर रही होगी या फिर डिस्काउंट पे रेट ट्रेड कर रही होगी। ओके, अगर फॉरवर्ड रेट में प्रीमियम में कर रही है, तो मतलब अगर मान लीजिए आपका डायरेक्ट कोड दिया है $1 इज इक्वल टू 85 रुपीज, तो जो फॉरेन करेंसी है वो आपकी क्या हो गई, एक तरीके से प्रीमियम हो गई, अप्रिशिएट हो गई, और जो हमारी इंडियन करेंसी है वो डेप्रिशिएट हो गई है। तो वो प्रीमियम में अगर दिया है तो फॉरवर्ड रेट वुड बी स्पॉट रेट प्लस प्रीमियम, और अगर वो डेप्रिशिएट हो गई है आपकी फॉरेन करेंसी, तो वो स्पॉट रेट माइनस डिस्काउंट हो जाएगा आपका फॉरवर्ड रेट। ओके, अब ये देखिए किस तरीके से काम करते हैं ये आपके फॉरवर्ड रेट, स्पॉट रेट। इसका बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल समझिए। इंडियन रुपी स्पॉट इज बीइंग कोटेड एज 74.9500 to 74.9600 against the US dollar. $1 is bought at 74.9500, sold at 74.9600. If 6 months premium is quoted as 1.06 to 1.07, it means US dollar is quoted dearer in forward and is quoted as 76.01 to 76.03. Here US dollar is at premium while Indian rupee has discount. अब ये क्या लिखा है इतना सारा, इसमें दिया है आपका एक $US अभी जो ट्रेड हो रहा है उसका कितने INR पे हो रहा है, 74.95 टू 74.96। डेसिमल के बाद 4 तक की वैल्यू दी रहती है, तो 00 दी हुई है इसमें आगे तक। ठीक है, अब जो पहला रेट होता है दैट इज द बाइंग रेट फॉर द बैंक्स, मतलब बैंक्स एक $74 74.95 रुपीज में खरीदने को रेडी बैठी है, और ये जो बात का रेट होता है ये आस्क रेट होता है, मतलब बैंक्स आज के डेट पे 74.96 के रेट पे एक $1 सेल करने को बैठी है। इट इज गोइंग टू परचेज $1 एट द रेट ऑफ 74.95 रुपीज एंड बैंक इज गोइंग टू सेल $1 एट 74.96। तो ये बाइंग रेट है बैंक का, और ये आस्क रेट है यानी कि सेलिंग रेट है। अब ये तो आज का रेट हो गया, ये स्पॉट रेट है, मतलब इस पे अगर ट्रांजेक्शन होगा तो T+2 पे ये मिलेगा। अगर बाइंग कर रही है बैंक डॉलर को तो इस रेट पे करेगी, और सेल इस रेट पे करेगी, स्पॉट रेट है जहां पे T+2 पे सेटलमेंट होगा। साथ में फॉरवर्ड रेट भी दिया है, जहां पे ट्रांजेक्शन अब T+2 डे पे सेटलमेंट नहीं होगा, फॉरवर्ड पे होगा। 6 मंथ्स का प्रीमियम इन्होंने दिया है, 6 मंथ्स बाद अगर सेटलमेंट होगा तो इसमें फॉरवर्ड रेट अब बैंक ने क्या दे दिया, 76, इसमें फॉरवर्ड प्रीमियम दे दिया है सीधे, एक सेकंड, प्रीमियम क्या दे दिया है 1.06 और 1.07। अब यहां पर आप देख रहे हो सेल रेट क्या है, ज्यादा है इन कंपैरिजन टू परचेस रेट, बाई रेट से सेल रेट ज्यादा है। इसका मतलब जो आपकी फॉरेन करेंसी है वो अप्रिशिएट ही हो रही है, वो क्या हो रही है, अप्रिशिएट हो रही है। तो यहाँ पर आप 74.96 प्रीमियम में है,
तो प्लस कर देंगे आप 1.06, यहाँ पे आप 74.96 प्लस 1.06 कर देंगे, तो ये आपका क्या आ जाएगा, फॉरवर्ड रेट आ जाएगा इसका बाइंग का। और यहाँ पर 74 ये दिया है 74.95 प्लस 1.06 कर देंगे, और सेल के लिए 74.96 प्लस 1.07 कर देंगे, तो ये आपका आ जाएगा 76.03, ये आ जाएगा 76.01। ओके, क्योंकि बाई रेट ये था 74.95। अब हम लोग देखते हैं जो फॉरवर्ड रेट दिया रहता है उसमें आस्क रेट ज्यादा है कि बाई रेट ज्यादा है। आस्क रेट ज्यादा है, इसका मतलब ये फॉरवर्ड प्रीमियम है। अगर आस्क रेट कम है बिड रेट से, तो इसका मतलब वो फॉरवर्ड डिस्काउंट है। अगर प्रीमियम है तो हम लोग दोनों चीज ऐड कर देंगे, और अगर ये डिस्काउंट में होता मतलब ये 1.06 बाय 1.05 होता है, इसका मतलब ये क्या हो गया, डिस्काउंट हो गई करेंसी, जो फॉरेन करेंसी है वो डेप्रिशिएट हो गई, एक तरीके से डिस्काउंट रेट पे मिल रही है। बट यहाँ पर आस्क रेट ज्यादा है इन कंपेरिजन टू द बिड रेट, इसका मतलब हमें क्या दिया है, फॉरवर्ड प्रीमियम दिया है। जब भी प्रीमियम दिया रहेगा तो हम लोग बिड रेट आस्क रेट दोनों को प्लस कर देंगे, और अगर हमें डिस्काउंट दिया रहेगा मतलब अगर आस्क रेट कम होता है ऐसा होता, तो हम लोग का आंसर क्या होता, 74.95 माइनस 1.06 हो जाता, और सिमिलरली 74.96 माइनस 1.07 आस्क रेट हो जाता, फॉरवर्ड रेट हो जाता। ठीक है, तो वही दिया है फॉरवर्ड रेट अगर प्रीमियम में है, ये रेट अगर प्रीमियम है, प्रीमियम कब होगा, जब आस्क रेट ज्यादा होगा बिड रेट से, तो हम लोग दोनों रेट्स को क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। और अगर डिस्काउंट में होता जहां पर आस्क रेट कम होता है इन कंपैरिजन टू द बिड रेट, तो हम लोग दोनों रेट्स को माइनस कर देते। तो इस तरीके से पहले तो फॉरवर्ड रेट को निकाला जाता है, कैलकुलेट किया जाता है। तो ये आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि फॉरवर्ड रेट को कैसे निकाला जाता है, क्योंकि ये पहली चीज आनी चाहिए, तभी आप आगे न्यूमेरिकल कर पाओगे। तो सबसे पहले तो हमने ये समझ लिया कि आगे हमारा मार्केट में रेट प्रीमियम में है कि डिस्काउंट में। अगर ये बाद वाला रेट यानी आस्क रेट बढ़ा दिया है इन कंपैरिजन टू बिड रेट, तो मतलब प्रीमियम में है। प्रीमियम में है तो हम लोग फॉरवर्ड रेट निकालने के लिए दोनों रेट्स को ऐड कर देंगे, और अगर ये आस्क रेट बाद वाला रेट कम दिया है तो मतलब डिस्काउंट में करेंसी, तो हम लोग दोनों रेट को माइनस कर देंगे। तो इस तरीके से पहली चीज तो फॉरवर्ड रेट कैलकुलेट की जाती है, जो आई होप आपने समझ ली। अब ये जो रेट्स होते हैं, अब वो आगे फॉरवर्ड में प्रीमियम होगा कि डिस्काउंट होगा, ये कौन से फैक्टर पे डिपेंड करता है, सो इट इज डिसाइडेड बाय द इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल ऑफ टू करेंसीज एंड ऑल्सो ऑफ द डिमांड एंड सप्लाई ऑफ द करेंसीज इन फ्यूचर। तो ये दो फैक्टर्स है जिन पे डिपेंड करता है कि आगे चलकर फॉरवर्ड प्रीमियम होने वाला है कि फॉरवर्ड डिस्काउंट। अब इसको एक एग्जांपल से समझिए। अब देखिए यूएस में जो इंटरेस्ट रेट है वो काफी कम होता है, मान लीजिए अभी 2% चल रहा है, 1% चल रहा है। इंडिया में जो इंटरेस्ट रेट है वो ज्यादा होता है, मान लीजिए 6% है। तो अगर फॉरवर्ड रेट में कोई भी प्रीमियम या डिस्काउंट नहीं होगा, तो सारे इन्वेस्टर क्या करेंगे, यूएस से पैसा निकाल के इंडिया में इन्वेस्ट कर देंगे, क्योंकि उनको 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है, यूएस में पैसा रहेगा ही क्यों। ओके, तो इसी चीज को एडजस्ट करने के लिए आपकी जो जहां पे लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट है, वो करेंसी में आपको क्या है, फॉरवर्ड प्रीमियम देखने को मिलता है। तो ये करेंसी जो ए है जहां पे लोअर इंटरेस्ट रेट है, दैट वुड बी ट्रेडिंग एट फॉरवर्ड प्रीमियम, ये फॉरवर्ड प्रीमियम पे ट्रेड करेगी। ओके, तो यहाँ पर कुछ हमारा क्या होगा, रेट बढ़ जाएगा इसका। अगर एक्सचेंज रेट अगर यूएस डॉलर का 85 INR है, तो फॉरवर्ड में इसमें रेट कुछ बढ़ के 85.62 मतलब कुछ भी बढ़ जाएगा। अदरवाइज क्या होगा, ये सब लोग आर्बिट्रेज का फायदा उठाना चाहेंगे, सभी लोग लोअर इंटरेस्ट रेट से पैसा निकाल के इन्वेस्टर सारा शिफ्ट इंडिया में कर देंगे। तो इसी को एडजस्ट करने के लिए जो करेंसी ए है, इट विल ट्रेड एट द फॉरवर्ड प्रीमियम, और जो करेंसी बी होगी यानी कि इंडियन रुपी, दैट विल ट्रेड एट द फॉरवर्ड डिस्काउंट, जिससे कि ये एक्स्ट्रा इंटरेस्ट जो मिल रहा है 6% माइनस 2%, जो 4% का एडिशनल इंटरेस्ट मिल रहा है वो न्यूट्रलाइज हो जाए इम्पैक्ट। ठीक है, तो एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो पता होना चाहिए, क्यों, इसीलिए फॉरवर्ड डिस्काउंट और प्रीमियम आ रहा है। अदरवाइज तो सारे इन्वेस्टर्स अपने यूएस से पैसा निकाल के इंडिया में ही इन्वेस्ट कर देंगे टू एन हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट। बट एक्सचेंज रेट डिफरेंट है, अपनी करेंसी ऑलरेडी डेप्रिशिएटेड इन कंपैरिजन टू यूएस। एक यूएस डॉलर के बदले
हमें हमें 85 रुपीज ऑलरेडी खर्चा करने पड़ रहे हैं एक यूएस डॉलर, तो हमारी करेंसी ऑलरेडी वीक है। और फॉरवर्ड में भी डिपेंड करेगा कि डिमांड और सप्लाई किसकी ज्यादा है। अगर यूएस डॉलर की डिमांड ज्यादा है तो इसमें और ज्यादा फॉरवर्ड प्रीमियम देखने को मिलेगा, वरना डिस्काउंट भी हो सकते हैं। अगर इंडिया का बहुत ज्यादा डिमांड हो गया तो डिस्काउंट भी हो सकते हैं। ऑलरेडी ये डेप्रिशिएटेड तो है ही, बट इसमें डिस्काउंट भी हो सकता है यूएस डॉलर में, तो हमारी करेंसी थोड़ी सी स्ट्रांग हो जाएगी। ओके, अब हम लोग बात करेंगे अबाउट डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कोड्स। डायरेक्ट कोड सिंपली मतलब होता है वेयर द प्राइस ऑफ यूनिट 1 यूनिट ऑफ फॉरेन करेंसी इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ योर डोमेस्टिक करेंसी। हम लोग जो सिंपली इस तरीके से कोड करते हैं 1 यूएस डॉलर इज इक्वल टू 90 रुपीज, तो ये डायरेक्ट कोड है जहां पे हम लोग अपनी इंडियन करेंसी की वैल्यू को डोनेट करते हैं इन टर्म्स ऑफ 1 यूनिट ऑफ फॉरेन करेंसी। Okay, it means it costs rupees 90 to buy 1 US dollar. This is a direct code. Indirect code इसका जस्ट रिवर्स हो जाएगा, which shows how much foreign currency you can buy with 1 unit of your domestic currency. तो अगर हम लोग 1 इंडियन रुपी की अगर वैल्यू निकालेंगे, that is 1/90 US dollar, which will be equal to 0.011 US डॉलर। तो ये अगर इस तरीके से कोट है जहां पे हमारी होम करेंसी कोटेड है पर यूनिट में, 1 यूनिट ऑफ होम करेंसी इज बीइंग डिनोटेड इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी, सो दिस इज अ इनडायरेक्ट कोट। तो ज्यादातर आपको क्या है, डायरेक्ट कोट ही दिए रहते हैं, वेयर आपको ये दिया रहता है आपकी होम करेंसी दी रहती है इन टर्म्स ऑफ 1 यूनिट ऑफ फॉरेन करेंसी। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे अबाउट क्रॉस रेट। अब क्रॉस रेट एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अब देखिए यूएसटी आईएनआर तो आपको डायरेक्ट रेट दिए रहते हैं, डायरेक्ट कोड दिया रहता है, बट अगर आपको यूरो आईएनआर निकालना है तो इसका डायरेक्ट कोड अवेलेबल नहीं रहता है फॉरेक्स मार्केट में। तो उसके लिए यूरो का जिसके साथ डायरेक्ट कोड अवेलेबल है, मान लीजिए यूएस डॉलर के साथ इसका डायरेक्ट कोड अवेलेबल है और इंडियन रुपी का भी यूएस डॉलर के साथ डायरेक्ट कोड अवेलेबल है, तो इसको हम लोग यूज करते हैं टू फाइंड द कोड बिटवीन यूरो एंड आईएनआर, जिसके बीच में डायरेक्ट कोड नहीं अवेलेबल है, तो इसको हम लोग क्रॉस रेट कहते हैं। अभी हम लोग इस पर क्वेश्चन भी देखेंगे। So when we deal in a market where the rate for a particular currency pair are not directly available, अब यूरो आईएनआर का डायरेक्टली अवेलेबल नहीं है, so the price for the said currency pair is obtained indirectly with the help of cross rate mechanism। तो इनके बीच का रेट हम लोग इनडायरेक्टली फाइंड करते हैं थ्रू द अवेलेबल रेट्स। अब इन दोनों करेंसीज का जिसके साथ डायरेक्ट रेट अवेलेबल है उसको यूज करके हम लोग इन दोनों करेंसी का क्रॉस रेट के थ्रू रेट फाइंड आउट करेंगे। देखिए इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। फॉर एग्जाम्पल गिवन मार्केट रेट्स आपको दिए, यूरो यूएस डॉलर का में अवेलेबल है विच इज 1.08 और यूएसटी आईएनआर का अवेलेबल है 83.5। नाउ यू हैव टू फाइंड यूरो आईएनआर का रेट निकालना है, क्रॉस रेट निकालना है। अब इसमें सिंपल सा ट्रिक है, जिसका जो भी कॉमन करेंसी है, यहाँ पर कॉमन करेंसी दोनों में कौन सी, यूएस डॉलर। तो हम लोग को हमेशा क्या कोशिश करनी है, जो हमारी कॉमन करेंसी गिवन है जो कि क्वेश्चन में इसमें कौन सी है, यूएस डॉलर, उसको हम लोग क्या करने की कोशिश करेंगे, एलिमिनेट। तो हमें क्रॉस रेट मिल जाएगा बाकी दो करेंसीज के बीच में। हमें यहाँ पर क्या दिया है, यूरो यूएसटी का रेट दिया है और हमें यूएसटी आईएनआर का रेट दिया है। तो हम लोग दो चीजें कर सकते हैं क्रॉस रेट के लिए, ईदर वी कैन मल्टीप्लाई और वी कैन डिवाइड। इन दोनों में दो ही चीजें करते हैं फॉर क्रॉस रेट फाइंड करने के लिए। तो अगर हमें ये दो चीजें दी हैं, यूरो यूएसटी दिया और यूएसटी आईएनआर, अगर हमें यूएसटी को एलिमिनेट करना है तो क्या हम इसको मल्टीप्लाई करें तो एलिमिनेट होगा कि डिवाइड करें तो एलिमिनेट होगा। तो साफ साफ दिख रहा है अगर हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यूएसटी कट हो जाएगा एक तरीके से, तो हमें किसका रेट आ जाएगा, यूरो आईएनआर का रेट आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारी जो कॉमन करेंसी है यानी यूएस डॉलर, उसको हमें एलिमिनेट अगर करना है तो हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो क्या आंसर हो जाएगा 1.0800 विच इज यूरो यूएसटी इंटू यूएसटी आईएनआर करना पड़ेगा रेट विच इज 83.50। ये बहुत ही सिंपल सी ट्रिक है जिसके थ्रू आप ये क्रॉस रेट फाइंड कर सकते हैं। इसका आंसर आ जाएगा 90.1800। तो आपका क्रॉस रेट आ गया फॉर द यूरो आईएनआर एस 90.1800, जो ये आंसर हो जाएगा। ओके, क्रॉस रेट के लिए क्या करना है, जो भी कॉमन करेंसी है उसको हमें एलिमिनेट करना है। एलिमिनेट हम दो ही तरीके से करेंगे, या तो हम दो करेंसीज को मल्टीप्लाई करेंगे या फिर डिवाइड करेंगे। तो इसमें हमने देखा मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉमन करेंसी एलिमिनेट हो गई, तो आंसर आ गया। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए,
where given market rates are USD INR is given as 83.5 rupees and USD Euro is given as 0.92. ठीक है, और यू हैव टू फाइंड यूरो आईएनआर, यूरो आईएनआर निकालना है। अब हमें इसमें क्या दिया है, यूएसटी आईएनआर दिया हुआ है और यूएसटी यूरो दिया हुआ है। दोनों में कॉमन करेंसी कौन सी है, यूएसटी यूएसटी। अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो यूएसटी यूएसटी कैंसिल हो नहीं सकता, तो हमें क्या करना पड़ेगा, साफ साफ दिख रहा है, डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप देखिए यूएसटी आईएनआर को अगर डिवाइड करोगे, मतलब डिवाइड करोगे यूएसटी यूरो का जो रेट दिया है, तो आपका यूएसटी यूएसटी कैंसिल हो जाएगा। डिवाइड करेंगे तो ये यूरो ऊपर आ जाएगा आपका और यूएसटी नीचे चला जाएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो आपका यूरो आईएनआर का रेट आ जाएगा। तो यही करना है इसमें, 83.50 डिवाइडेड बाय 0.9200, तो आपका आंसर आ जाएगा 90.7609 विच इज द क्रॉस रेट फॉर यूरो आईएनआर। तो इतना सिंपल होता है ये कैलकुलेशन, पता नहीं इसमें भी बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं टू कैलकुलेट द क्रॉस रेट। अब आई होप आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा अगर क्रॉस रेट निकालने को आए, और हर बार एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन क्रॉस रेट पे आता ही है। डायरेक्ट इस तरीके से रेट नहीं दिया रहता है, बिड रेट और आस्क रेट दोनों करके लिखे रहते हैं, तो दोनों निकालने होते हैं। वो हम लोग थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स में आगे जाकर देखेंगे जब हम लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे अपने पार्ट 2 में। ओके उसमें हम लोग पूरा बिड रेट आस्क रेट को कैसे यूज करते हैं, इंपोर्ट बिल टेंडर पेमेंट के लिए, एक्सपोर्ट बिल के लिए, जैसे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में वो सारे प्रैक्टिस करेंगे। अभी आई होप आपको क्लियर हो गया होगा ये सिंपल सी ट्रिक। जहाँ क्रॉस रेट निकालना है तो हम लोग जो कॉमन करेंसी है उसको एलिमिनेट करेंगे ईदर थ्रू मल्टीप्लाइंग और थ्रू डिवाइडिंग। तब वो हम लोग देखेंगे कि भैया हमें डायरेक्ट कोड दिया है कि इनडायरेक्ट कोड दिया है, तो हम लोग बस उसको एज इट इज लिख लेंगे। यूएसटी आईएनआर दिया, यूएसटी बाय एनआर लिख लिया, यूएसटी बाय यूरो दिया, यूएसटी बाय यूरो दिया है। अब हमें यूएसटी कैंसिल करना है तो ये डिवाइड करके ही कैंसिल होगा, मल्टीप्लाई करके नहीं होगा। वहीं जब हमें पिछला क्वेश्चन था वहां पे यूरो आईएसटी का रेट दिया हुआ था, तो यहाँ पर हमें साफ साफ दिख रहा था कि मल्टीप्लाई करके कैंसिल होगा। तो वो डिपेंड करता है आपको रेट्स किस फॉर्म में दिए हैं। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट बिड एंड ऑफर रेट, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी आप क्या है आगे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस कर पाएंगे। सो बिड रेट क्या होता है, बाइंग रेट। ऑफर रेट क्या होता है, सेलिंग रेट। ऑफर रेट को ही हम लोग आस्क रेट भी कहते हैं। अब ये बिड रेट और ऑफर रेट हम लोग के लिए जो रेट दिया है वो हम लोग के लिए नहीं है, एक तरीके से मान के चलिए जो रेट दिया है ये बैंक्स के लिए है कि बैंक किस रेट पे फॉरेन करेंसी को परचेज या सेल कर रही है। मतलब अगर दिया है $1 INR इज कोटेड एट 74.9500 to 9600, मतलब 74.95 रुपीज में एक $1 बैंक आज के डेट में खरीदने को रेडी बैठी है और 74.96 रेट पे $1 को सेल करने के लिए बैठी है। ओके तो ये बैंक का क्या है, बाइंग रेट है, जिस रेट पे बैंक बाय करने को बैठी है $1 को और इस रेट पे सेल करने को बैठी है। अगर आपको एज एन इंडिविजुअल $1 परचेज करना है मार्केट बैंक से तो कौन सा रेट यूज होगा, अगर आपको परचेज करना है एज एन इंडिविजुअल फ्रॉम द बैंक तो आप ये वाला रेट यूज करोगे, क्योंकि इस रेट पे बैंक आपको $1 बेचने को बैठी है। ठीक है, तो ये हमें कंफ्यूज नहीं होना है। बहुत से बच्चे इसी पे कंफ्यूज रहते हैं कि बिड रेट यूज करना है कि आस्क रेट। तो ये बिड और आस्क रेट बैंक का है कि बैंक इस रेट पे फॉरेन करेंसी को परचेज कर रही है और बैंक इस रेट पे फॉरेन करेंसी को सेल कर रही है। आपको एज एन इंडिविजुअल अगर फॉरेन करेंसी परचेज करनी है तो आप बैंक का सेल रेट यूज करोगे। अगर आपको एज एन इंडिविजुअल फॉरेन करेंसी को सेल करना है तो आप बैंक का बिड रेट यूज करोगे जिसपे वो परचेज करने को रेडी बैठी है। ठीक है, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिनको आप बिल्कुल याद रखिएगा, क्योंकि इसके बिना आप कोई भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। अब जैसे कि 74.95 जो रेट दिया है ये बैंक का बिड रेट है, जिस रेट पे बैंक इज गोइंग टू बाय द फॉरेन करेंसी। तो ये रेट आपको कब यूज करना है, जहां भी क्वेश्चन में हम समझ रहे हैं कि बैंक फॉरेन करेंसी को परचेज कर रही है, जहां भी एक्सपोर्ट पेमेंट्स का बात हो रही है, एक्सपोर्ट बिल की बात हो रही है, मतलब कोई एक्सपोर्टर है जो बैंक का क्लाइंट है। अब अगर एक्सपोर्ट हो रहा है तो यानी कि फॉरेन करेंसी इंडिया में आ रही है, बट एक्सपोर्टर को फॉरेन करेंसी से क्या करना, तो वो बैंक को बेचेगा फॉरेन करेंसी, क्योंकि उसको तो इंडियन करेंसी से ही काम है।
मतलब वो तो अपने पास तो इंडियन करेंसी में ही सामान खरीदेगा ना अपने इंडिया में, तो वो क्या, उसको बाहर से फॉरेन करेंसी आ रही है, तो बैंक क्या कर रहा है, यहाँ पर फॉरेन करेंसी को परचेज कर रहा है क्लाइंट से, क्योंकि एक्सपोर्ट ट्रांजेक्शन हो रहे हैं। ओके, जहां पर भी इनफ्लो होता है फॉरेन करेंसी का इंडिया में, अगर इनफ्लो ऑफ फॉरेक्स है इंडिया में, तो बैंक क्या करेगी, उस फॉरेन करेंसी को परचेज करेगी और हम लोगों को क्या है, इंडियन रुपी दे देगी। तो जब बैंक फॉरेन करेंसी को परचेज करेगी तो ये बिड रेट यूज होना है। सिमिलरली एक्सपोर्टर है, उसका कोई बिल है सेटल करना है, तो एक्सपोर्टर को भाई बाहर से फॉरेन करेंसी आई है, तो वो बैंक को वो फॉरेन करेंसी बेच देगा। ओके, क्योंकि बैंक को खरीद लेगी उससे एक तरीके से, तो बैंक इज बाइंग द फॉरेन करेंसी एट द बिड रेट। सिमिलरली ड्राफ्ट का अगर पेमेंट कर रही है तो वो कौन से रेट पे होएगा, बिड रेट पे होएगा। ओके, साथ में हमेशा ये रूल है जो आपको याद रखना है, बाई बैंक्स एट अ बैंक बाइज एट अ लोअर रेट। बैंक तो हमेशा कम से कम रेट पे ही खरीदना चाहेगी ना, हम और आप भी हमेशा कोई ना कोई कम रेट पे खरीदना चाहेंगे। तो बैंक जब भी कोई अपनी फीस या कमीशन दिया रहेगा, तो बैंक मार्जिन जो होगा वो हमेशा डिडक्ट हो जाएगा फ्रॉम द रेट। अब वो दिया रहेगा कि मार्जिन आपको स्पॉट रेट पे लगाना है कि फॉरवर्ड रेट पे लगाना है। सो डिपेंडिंग अपॉन क्वेश्चन में क्या दिया है, वो बैंक मार्जिन इन द फॉर्म ऑफ बैंक फीस है, कमीशन है, एक्सचेंज मार्जिन, वो सारे डिडक्ट हो जाएंगे। ओके, और फॉरवर्ड मार्जिन जो होगा वो डिपेंड करता है कि आपका फॉरवर्ड प्रीमियम है कि फॉरवर्ड डिस्काउंट है। अगर फॉरवर्ड प्रीमियम है, जैसे अभी हमने एग्जांपल में देखा था, तो वो ऐड होगा, डिस्काउंट है तो माइनस होगा। अब वो इस पे डिपेंड नहीं करता कि परचेज हो रहा है कि सेल हो रहा है, हर केस में फॉरवर्ड मार्जिन अगर प्रीमियम है तो ऐड ही होगा, डिस्काउंट हमेशा माइनस होगा। बट जो बैंक मार्जिन है, जब बैंक परचेज करेगी फॉरेन करेंसी को तो वो डिडक्ट ही करेगी, क्योंकि हमेशा लोअर रेट पे ही बैंक कोई भी चीज खरीदना चाहेगी। और अगर सेल का केस होगा जहां पे वो हमें सेल करेगी कोई चीज, तो वो हायर रेट पे करेगी, तो वहां पे बैंक मार्जिन इन द फॉर्म ऑफ फीस कमीशन ऐड हो जाएगा। ओके, सो यूज ऑफ ऑफर रेट्स विच इज द सेलिंग रेट फॉर द बैंक, जहां पर बैंक फॉरेन करेंसी को सेल कर रही है। ओके, तो here बैंक आर सेलिंग द फॉरेन करेंसी, इट विल बी अप्लाइंग द ऑफर रेट विच इज द बाद का रेट जो है, और आस्क रेट। तो जब इंपोर्ट पेमेंट्स की बात आएगी, जब एज एन इंपोर्टर हम कोई चीज मशीनरी मान लीजिए यूएस से खरीदेंगे, तो हमें यूएस डॉलर में पेमेंट करना पड़ेगा। अब इंपोर्टर को फॉरेन करेंसी बैंक क्या करेगी, सेल करेगी, तभी तो वो बाहर कंट्री में जाएगा ना फॉरेन करेंसी, और उसका पेमेंट होगा। सो हियर बैंक इज मेकिंग द पेमेंट ऑफ द फॉरेन करेंसी। तो जब भी बैंक फॉरेन करेंसी को सेल करती है तो ऑफर रेट यूज हो रहा है। सिमिलरली अगर ड्राफ्ट के थ्रू पेमेंट हो रहा है, तो ड्राफ्ट इश्यू कर रही है, तो अगेन फॉरेन करेंसी बाहर ही जा रहा है ड्राफ्ट के थ्रू, चाहे जो भी मोड है, तो भी ऑफर रेट यूज होगा। यहाँ पे जो भी बैंक का मार्जिन है, वेदर इट्स अ फीस, एनी काइंड ऑफ सर्विस फीस, कमीशन, वो सब ऐड हो जाएंगे, क्योंकि बैंक हमेशा हायर रेट पे सेल करेगी, ज्यादा से ज्यादा अर्न करने की कोशिश करेगी। बट फॉरवर्ड मार्जिन की जहां बात करें, कि जहां पे करेंसीज की बात आती है कि फॉरवर्ड रेट पे करेंसी डेप्रिशिएट हो रही है, तो फॉरवर्ड प्रीमियम हमेशा ऐड ही होगा और फॉरवर्ड डिस्काउंट हमेशा डिडक्ट होगा, इसमें कुछ रिवर्स नहीं होगा। ठीक है, तो फॉरवर्ड मार्जिन में फॉरवर्ड प्रीमियम ऐड ही होगा और डिस्काउंट माइनस होगा। फॉरवर्ड मार्जिन आपका फॉरवर्ड रेट पे लगेगा कि स्पॉट रेट पे लगेगा, वो क्वेश्चंस में गिवन रहता है, ज्यादातर स्पॉट रेट पे लगता है। रूल क्या है, हमेशा बैंक विल ट्राई टू सेल एट अ हायर रेट, दैट इज व्हाई all the bank margin in the form of exchange margin, fees, commission, that will be added to the rate. Okay, सो स्टूडेंट्स, इसके साथ ये सेशन हमारा ओवर होता है, जहां हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड टू फॉरेक्स अपने क्लियर किए। अगर आपको पसंद आया हो, जरूर से सेशन को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा टू गेट द टाइमली नोटिफिकेशन ऑफ ऑल द वीडियोस, और फॉर द ऑल द सीआईबी रिलेटेड अपडेट्स टू गेट द पीडीएफ डू जॉइन आवर टेलीग्राम ग्रुप। आई हैव शेयर द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। नेक्स्ट वीडियो हमारा न्यूमेरिकल बेस्ड रहेगा, जहां पर हम लोग इससे फॉरेक्स रिलेटेड सारे न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करेंगे। सो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब करिए। सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। थैंक यू।